हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 14 के बारे में बता चुका था और आगे 15 के बारे में भी बताने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसको पूरा नहीं कर सका। तो आज जानते हैं अनुच्छेद 15 क्या है और 15 के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट भी करें। और चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 15 जो है वो क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 15 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 के बारे में हमने जान लिया कि उसमें दो तरह की बातें थी, विधि के समझ समानता और विधि के समझ संरक्षण के बारे में जाना था। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है तो पहली वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हम अनुच्छेद 15 के बारे में बताते हैं। इसमें जो नियम पहला है, मतलब जो फर्स्ट है, वो बताता है कि 15 के नियम 1 के तहत किसी भी राज्य के मतलब किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ केवल केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कोई अन्य आधार पे कर सकता है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, शारीरिक मानदंड के आधार पर, प्रतिस्पर्धा या फिर आर्थिक आधार पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन सिर्फ इन 5 के आधार पे नहीं होगा। क्या क्या? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पे। जैसा कि अगर मान के चलें तो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य में जो लोग रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, तो मतलब शारीरिक मानदंड के आधार पर या फिर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप में भेदभाव हो सकता है, लेकिन सिर्फ केवल 5 चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है और इन 5 आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा नियम 2 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश, वही 5 चीज़ की बात यहाँ पर भी की गई है, और इस आधार पे दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाट, तालाब, सड़क, पब्लिक रिजॉर्ट्स जो होते हैं में जाने से नहीं रोका जा सकता। मतलब जो चीज़ सार्वजनिक उपयोग के लिए है वहाँ पे आपको इन 5 आधार पे नहीं रोका जा सकता। केवल 5 आधार हैं। क्या-क्या? एक है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर वंश। इन 5 आधारों पे आप नहीं रोक सकते। इन इन चीज़ों पे, सार्वजनिक स्थानों पे जाने से, किसी दुकान में भी जाने से, लेकिन कुछ हद तक आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसा कि मान के चलें कि अगर होटल में किसी का बर्थडे चल रहा है तो वहाँ पे आप जाकर कहेंगे कि हम वहाँ पे जाएंगे, उस होटल में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को पर्सनल बातें चल रही है। लेकिन पर्सनल अगर वहाँ पे सार्वजनिक लोग हैं तो उस आधार पे आपको नहीं किया जा सकता है। लेकिन निजी संस्थानों में आप पे मतलब भेदभाव कर सकता है। निजी संस्थानों के लिए यहाँ पे कोई रूल नहीं है, लेकिन पब्लिक जो सेक्टर है, जो पब्लिक क्षेत्र है जिसको सभी लोग उपयोग करते हैं, वहाँ पे आपको इस क्षेत्र पर नहीं रोका जा सकता। वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस नियम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि महिलाओं, बच्चों, इन लोगों को कुछ अपवाद के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। जैसे कि नियम 3 कहता है कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि महिलाओं, बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। जैसा कि अगर उदाहरण के रूप में हम मान के चलें तो अगर एक लड़का जाता है किसी पुलिस थाने में जाके ये बात बोलता है कि हमको मतलब कोई लड़की जो है वो छेड़ रही है, तो जो पुलिस का थानेदार होगा उसको 2 थाप मारेगा और घर भेजा देगा और बोलेगा कि जाइए। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे एक लड़की जाकर ये बात बोलती है कि हमको कोई लड़का छेड़ रहा है, तुरंत पुलिस आ जाएगी और उसको पकड़ लेगी।
तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे तो आप कहेंगे कि हमारे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि विधि के समान मतलब विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार है। हमको तो बराबर अधिकार है, विधि के सामने सब लोग समान हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? लेकिन लेकिन यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए बंद किए जा सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको मतलब आपके ही जो समान है उनके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अगर आप एक लड़का हैं तो आपका और उस लड़के में कोई भेदभाव नहीं होगा, भले ही वो कुछ मतलब अनुसूचित जाति से हो तो कुछ भेदभाव हो सकता है, लेकिन आपके समान में नहीं होगा। यहाँ पे लिंग परिवर्तन या फिर किसी भी चीज़ के परिवर्तन में कुछ विभेद हो सकता है। एज परिवर्तन में हो सकता है, जैसे वो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो आप में कुछ भी विभेद हो जा सकता है। जैसा कि महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी में दी गई है कि महिलाओं के लिए आरक्षण या फिर महिलाओं के लिए विशेष जो उपबंध हैं उसके बारे में भी इसके बारे में सजा मतलब दी गई है, मतलब कुछ शिक्षा के बारे में भी उपबंध किए गए हैं। और अब की बार चलते हैं आर्टिकल 15 के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसमें जो कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। मतलब इसके लिए मतलब राज्य जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कुछ मतलब उपबंध बनाने को उसको छूट दे दिया गया है। तो जो 15(4) आया था वह मतलब 1951 में बाद में जोड़ा गया, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि क्या हुआ कि उस समय 1950 में संविधान जब लागू हुआ, तो जब मद्रास की जो सरकार थी उस टाइम, तो उसने क्या कि जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेजों में केवल जाति के आधार पे लोगों को आरक्षण दे दी। और वहीं पे एक मतलब जो एक लड़की थी, एक महिला थी, उनका नाम था चमकम दुरीराजन। उन्होंने मेडिकल की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर भी उनका एडमिशन मतलब कॉलेज में नहीं हुआ। अब वो क्या की कि सीधे मतलब मद्रास के जो हाई कोर्ट है वहाँ पहुँच गई और बोले कि सरकार ये हो क्या रहा है। सरकार ने पूछा कि क्या हुआ, आखिर बात क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि आखिर 15 का जो नियम है, मतलब जो आर्टिकल 15 है और जो 16 है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, 16 के बारे में बाद में बात करेंगे, तो ये रहेगा कि नहीं रहेगा। आखिर यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है। तो जो हाई कोर्ट के जज थी वो पूछी कि कौन किया, तो बताएं कि जो हमारी सरकार है वो करी है। तो सरकार से इस बारे में पूछा गया तो सरकार ने अपना पक्ष रखी कि आपने तो जो आर्टिकल 46 है उसके तहत ये बताया है कि हम किसी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आर्टिकल 46 के अनुसार हम पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने विशेष उपबंध किया पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। तो हाई कोर्ट भी सोच में पड़ गई कि हाँ बात तो सही है, इन्होंने भी अपने कानून का पालन किया और वो भी वहाँ पे भी उसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो हम थे चंबकई दुरईराजन थी वो जीत गई। यहाँ पे चंबकई दुरईराजन की भी जीत हो गई मद्रास हाई कोर्ट से। तो फिर ये जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने मतलब इस याचिका को सीधे सुप्रीम कोर्ट में गई, इस याचिका को लेकर कि सरकार यह क्या हो रहा है, ये तो हमारा भी मतलब हम क्या करें। एक तरफ आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 46 में एक कहते हैं कि सरकार जो है, जो राज्य है, वो मतलब पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष उपबंध करेगी, और जब हम उपबंध कर रहे हैं तो यहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन हो जा रहा है, तो हम क्या करें। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सोच विचार करके सुप्रीम कोर्ट क्या की कि एक उत्प्रेषण रीट को जारी की। और उत्प्रेषण रीट के अनुसार हम बता चुके हैं कि उत्प्रेषण रीट में यह है कि अगर न्यायालय से मतलब निचली न्यायालय से में कोई मामला अगर उसको सुना दी है, पहले अगर नहीं सुनाएगी तो उसको स्टे ऑर्डर के मतलब प्रतिषेध करके रोक दे सकती है, लेकिन अगर उस मामले को फैसला सुना दी है तो फिर उत्प्रेषण रीट जारी किया जाएगा और उत्प्रेषण रीट के तहत उस मामले को अपने पास सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर लेती है। वही बात हुआ, वहाँ से अब मद्रास हाई कोर्ट से उनके पास मामला को ट्रांसफर कर दिया गया। और मामला जब ट्रांसफर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जो थी इस नतीजे पे पहुंची, मतलब वहाँ पे भी चंबकई दुरईराजन का ही विजय हुआ। वहाँ पे इस फैसला ये सुनाया गया कि अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में टकराव होता है तो यहाँ पे मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब मौलिक अधिकार को विशेष
प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ पे जीत जो होगा वो मौलिक अधिकार का होगा। तो यहाँ पर भी मतलब मद्रास हाईकोर्ट हार गई। तो मद्रास हाईकोर्ट भी सोची कि अब इस आधार पे हमको क्या करना चाहिए। तो वह सीधे गई संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास गई, जवाहरलाल नेहरू के पास गई और बोली कि सरकार यहाँ पे तो हमारे साथ अन्याय है। एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तो हमको उत्थान के लिए कहता है और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, तो हम क्या करें। तो इस बात को सोच विचार करके सरकार जो है 1951 में, जस्ट उसके एक साल बाद 1951 में एक पहला संविधान संशोधन लाई और पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची के बारे में वैसे पहले भी बता चुके हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। और 9वीं अनुसूची के तहत अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 15/4 को मतलब 19वां मतलब वहाँ पे पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। पहला संविधान कर संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में आर्टिकल 15/4 को जोड़ा गया और इसके तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब कि यहाँ पे अगर राज्य किसी को विशेष आरक्षण देता है तो मतलब हम उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। अब ऐसा विधान कर दिया गया और इसी के तहत मतलब वहाँ पे इसको ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया गया। और साथ में यहाँ पे फिर एक विवाद हो गया कि जो संविधान है वो तो इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि पिछड़ी जाति आखिर है कौन, पिछड़ी जाति हम किसको मानेंगे, इस बात का उल्लेख तो संविधान में नहीं है। तो इसके आधार पे एक समिति का गठन किया गया। जैसा कि अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति को मतलब 340 में शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा और आयोग जो है, आयोग की अनुशंसा पे पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य किए जाएंगे। ये राष्ट्रपति को सब मतलब एक शक्ति दी गई है अनुच्छेद 340 के तहत। इसके अनुसार पहला मतलब आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना और दूसरा आयोग बीपी मंडल का की अध्यक्षता में बना। और बीपी मंडल के आयोग ने ये मतलब सिफारिश की कि हम आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पे पिछड़े वर्गों की बात कही गई, पिछड़े जाति की बात नहीं कही गई। और इस प्रकार हमारा ये मतलब जो आर्टिकल 15 है वो अभी तक हमारे देश में प्रभावशाली है। और इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें जो एक नियम है कि जो किमिलियर का सिद्धांत कहलाता है आरक्षण के विरुद्ध में, कि किसको आरक्षण दिया जाएगा और किसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस आधार पे एक किमिलियर जो का संगठन किया गया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।